इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब का। इसके बाद क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब भी खत्म हो जाएगी। क्लास 11th में हम लोग मूव ऑन करेंगे, प्रिंट कम्स टू इंडिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो प्रिंटिंग का प्रोसेस ये इंडिया में बहुत देर से है। अगर आप बात करो सबसे पहला इंस्टेंस जब ये प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आई तो वो आई गोवा में पुर्तगीज मिशनरीज के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, ये पुर्तगीज यूरोपियंस थे, इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ये पुर्तगीज यूरोप से इस टेक्नोलॉजी को लेके आए मिड 16th सेंचुरी में। तो ये जो जीजट प्रीस्ट थे, कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे इंडिया में। तो पहली बात तो इन्होंने गोवा के आसपास बोले जाने वाली इस कोंकणी भाषा को सीखा और फिर कहीं ना कहीं इस कोंकणी भाषा में इन्होंने अपनी बाइबल छापी और कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस छापी। टारगेट क्या था इनका कि भाई इंडियन वर्नाकुलर भाषाओं में अगर हम अपने क्रिश्चियन टेक्स्ट को छापते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया के लोग हैं वो भी इन क्रिश्चियन टेक्स्ट को, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को, क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस को पढ़ेंगे और हो सकता है कल की डेट में ये भी क्रिश्चियंस बन जाए। क्योंकि जो क्रिश्चियन धर्म है इसका हमेशा टारगेट रहा है प्रचार प्रसार करने का, तो बहुत सारे लोगों को इंडिया में जो नेटिव से क्रिश्चियन धर्म बनाना इनका शुरुआत से टारगेट था। ये जो मिशनरीज आए थे बाई 1674 आप देखोगे तो 50 बुक्स को कोंकणी भाषा और कन्नड़ भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। कैथोलिक प्रीस्ट ने पहली जो तमिल बुक छापी वो छापी 1579 में कोचीन में, और 1730 तक इन्होंने पहली मलयालम बुक छापी। उसके बाद आप देखोगे कि 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे ये केवल ऐसा नहीं है कि पोर्तुगीज के थ्रू आए थे, ये अंग्रेजों के थ्रू भी आए थे, ये डच के थ्रू भी आए थे। तो ये जो डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगीज थे, ये आपस में जरूर लड़ते थे, लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका एक सीधा एम था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जनता को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1710 में ये जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज आए थे इन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को कहीं ना कहीं, मतलब 32 तमिल टेक्स्ट समझ लीजिए कि प्रिंट किए इन्होंने। ज़्यादातर केसेस में ये अपनी रिलीजियस भावनाओं को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके लोगों के अंदर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेस बहुत लंबे समय तक इंडिया में नहीं बढ़ा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया लेट 17th सेंचुरी में इंडिया में, पॉलिटिकल कंट्रोल खैर लेट 17th सेंचुरी में नहीं हुआ। पहला जो मेजर जंग अंग्रेजों ने जीती है इंडिया के अंदर वो है बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रिंटिंग प्रेस ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ले आए थे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी जो भी आप पढ़ना चाहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए, मेरे बाकी लेक्चर्स की PDF के लिए। वापस आ जाते हैं। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट नाम के एक पब्लिकेशन को एडिट करना शुरू किया। ये एक वीकली मैगजीन थी और आप कह सकते हो कि इसने अपने आप को कॉमर्शियल पेपर डिक्लेयर किया और बोला कि हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। अब सोचिए 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गैजेट पब्लिश करके बोल रहा है हम किसी से एफिलेटेड नहीं है, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से एफिलेटेड नहीं बता रहा अपने आप को, ये बता रहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप कह सकते हो नीचे काम नहीं करता, मैं सरकार पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने आप से काम करता हूँ। तो इस बंगाल गैजेट ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इंग्लिश न्यूज़पेपर भेजा, बोला और मैं कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से फ्री हूं, ये भी बोला। आप समझिए बात को, इन्होंने इंग्लिश प्रिंटिंग तो शुरू कर दी लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी प्रिंट की जो कि कोई ना कोई इंडिया की कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को बैड लाइट में दिखा रही थी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हिकी था, ये हिकी अपने बंगाल गैजेट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश करता था। इन एडवर्टीजमेंट्स में जो स्लेव्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इंडिया में इसके बारे में भी छपता था। फिर यहाँ पे इसके पेपर में कंपनी की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स छपा करती थी। तो उस समय भी जो इंडिया में गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, क्या उनको समझ में आएगा, उनको अच्छा लगेगा? भाई जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी उस समय पे सरकार चला रही है इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को तुम बुराई कर रहे हो, वही एडमिनिस्ट्रेशन चला रही हो और उसके खिलाफ उल्टा सीधा लिख भी रहे हो और साथ साथ सीना चौड़ा करके भी चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं वारेन हेस्टिंग्स ने यह बोला कि भाई केवल ऑफिशियली सैंक्शनड न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जाएगा, यहाँ पे जेम्स ऑगस्टस हिकी को
सैंक्शन किया, इसके ऊपर बैन लगवाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ऑब्वियसली बात है, उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे तो इनकी चलती थी। अभी इनके इलाके में रह के इनसे पंगा लेना, ये काम कर रहे थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि ऐसी कोई भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा जो कि कॉलोनियल सरकार की इमेज को यहाँ पे ख़राब करे। आप देखोगे 18वीं सेंचुरी की ख़त्म होते होते बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स इंडिया में छपने लगे जिसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व थे। एक वीकली बंगाल गजट बाद में भी छपा, बट इसको पब्लिश किया गंगाधर भट्टाचार्य ने। ज़्यादातर केसेस में जो बंगाल गजट को बोला जाता है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी वाले की बात की जाती है। ओके। यहाँ पे 1768 में विलियम बोल्ट्स नाम के एक पर्टिकुलर पर्सन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्वॉल्व थे। इन्होंने एक बार पब्लिक को एक मैसेज जारी किया कि भाई हम अपनी सिटी के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हम अपनी पब्लिक के साथ जुड़ें, लोगों तक खबरों को पहुंचाएं। 1768 में ऐसा ही एक नोटिस कलकत्ता की पब्लिक बिल्डिंग में लगवाया था विलियम बोल्ट्स ने। हालांकि ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बहुत जल्दी ये इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। आगे बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं अर्ली 19वीं सेंचुरी की। अर्ली 19वीं सेंचुरी में बहुत सी इंटेंस डिबेट्स होने लगी थी रिलीजन के इशू को लेके। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कॉलोनियल सोसाइटी में बहुत से बदलाव हो रहे थे और कभी कभी रिलीजन का मुद्दा अपने आप सामने आ ही जाता था। अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स के अपने अलग बिलीफ थे, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे और अक्सर कर कॉलोनियल प्रैक्टिसेस इन इंटरप्रिटेशंस के साथ, इन बिलीफ के तौर तरीकों के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आती थी। अब आप देखो, बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी यहाँ पे उठ के आए जिन्होंने अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को और अपने अपने रिलीजन को रिफॉर्म करने की कोशिश की इन वन फॉर्म और द अदर। इन रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में मैंने अपनी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में बातचीत करी है। ये जो डिबेट्स थी रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेके, ये पब्लिक में भी पब्लिश होती थी और इसके बारे में अक्सर कर प्रिंट में भी चीज़ें छपती थी। ये जो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स थे और न्यूज़पेपर्स थे, नए आइडियाज़ को बांटते थे और कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे डिबेट भी होती थी। तो बेसिकली जब भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात होती थी उसके ऊपर इन्फॉर्म डिबेट हुआ करती थी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आके अपनी अपनी बात बोलते थे। अब जब पब्लिक डिस्कशंस यहाँ पे प्रमोट हो रहे थे, इन पब्लिक डिस्कशंस में प्रिंट का एक मेजर रोल था। किसी भी रिलीजन में खामी है इसके बारे में कोई भी लिख सकता था। लिखेगा किसके थ्रू और उसके व्यू पॉइंट्स लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रिंट के रास्ते पे पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारी सोशल और रिलीजियस कंट्रोवर्सीज हुई, जिसमें आप कह सकते हो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी की बात की जाए तो विडो इमोलेशन, कि भाई सती प्रथा के अंदर अपनी जिंदा औरत को उसके पति की फ्यूनरल पाई पे बैठा दिया कि पति मर गया तो तुम भी मर जाओ। तो इस प्रकार की बेकार की चीज़ें, मोनोथिज्म को लेके, ब्राह्मणिकल पीसहुड्स, आप कह सकते हो मूर्ति पूजा को लेके उस समय पे बहुत सारी डिबेट्स उठी, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स को प्रमोट करने की बात की गई और यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपनी बातों को प्रिंट मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुँचाया। और आप देखोगे जो हमारे बंगाल का इलाका है ना, वहाँ पे डिबेट, न्यूज़पेपर्स आप कह सकते हो बहुत तेज़ी से फ्लॉरिश हुए हैं। अगर आप देखो हमारे देश में रिफॉर्मेशन अगर किसी इलाके में सबसे पहले आया है, या फिर कह लीजिए प्रिंट कल्चर, या फिर कह लीजिए कि रिफॉर्मेशन तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग वॉज एसोसिएटेड विद रिफॉर्मेशन इन यूरोप। कहीं ना कहीं हमारे बंगाल के इलाके में भी रिफॉर्मेशन, मतलब हमारे इंडिया में जो प्रिंटिंग के थ्रू रिफॉर्मेशन हुआ है वो बंगाल में हुआ है। जैसे राम मोहन रॉय साहब, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बंगाल के रीजन में ही एक्टिव थे। बट यूरोप वाला रिफॉर्मेशन के लेवल का रिफॉर्मेशन इंडिया में नहीं हुआ है। अगर आप बात करो तो हाँ, सबसे पहले प्रिंटिंग का प्रोसेस ये बंगाल ज़रूर पहुंचा था। हालांकि पहुंचा यूरोपियंस के थ्रू ही था, बट सेंटर आप कह सकते हो इसके इन्फ्लुएंस का सबसे पहले बंगाल में है। यहाँ पे आप देखोगे कि राजा राम मोहन रॉय साहब ने संवाद कॉमेडी को पब्लिश करना शुरू किया 1821 से। आप देखोगे कि राजा राम मोहन रॉय जो कुछ भी संवाद कॉमेडी से पब्लिश कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स सेक्टर था उसने समाचार चंद्रिका पब्लिश करना शुरू कर दिया। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हुए, जामी जहान नामा, शमशूल अकबर। उसी साल एक गुजरात न्यूज़पेपर, बॉम्बे आप कह सकते हो समाचार, भी यहाँ पे पब्लिश होना शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी पब्लिक डिबेट्स के लिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे प्रिंटिंग अपना रोल प्ले करना शुरू कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में जो उलामास थे उनको डर था कि कहीं मुस्लिम डायनेस्टीज का कोलैप्स ना हो जाए। उलामा कौन होता है? तो दे आर बेसिकली लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड शरिया। ये जो मुस्लिम लॉ है, जो शरिया लॉ है, इनके एक्सपर्ट्स माना जाता है उलामास को। इन उलामास को लगा कि जो कॉलोनियल रूलर्स है
ये कन्वर्जन करवा रहे हैं, तो जो भी मुस्लिम मासेस उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर ये जो कॉलोनियल रूलर्स आए हैं, चूंकि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, तो ये क्रिश्चियन धर्म के लॉज को इम्पोज करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉज को हटा देंगे। तो उसके चलते आप देखोगे कि यहाँ पे जो उलामास थे उन्होंने भी प्रिंटिंग के थ्रू जो उनकी मुस्लिम आइडियोलॉजी थी उसको काफ़ी प्रोपोगेट करने की कोशिश की। यहाँ पे होली स्क्रिप्चर्स के पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशंस बनाए गए, रिलीजियस न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे पब्लिकेशंस यहाँ पे प्रिंट किए गए। दियोबंद सेमिनरी बना 1867 में, जिसने हज़ारों की तादाद में फतवे इशू किए, जहाँ पे मुस्लिम्स के सामने एक अपील पेश की गई कि आप अपने कंडक्ट को एवरीडे लाइफ में सुधारिए, इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स का ये मतलब है। तो कुल मिला के अपने धर्म को क्रिश्चियन ऑनस्लॉट से बचाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, क्योंकि सबको लग रहा है कि कॉलोनियल सरकार आ रही है, ये कॉलोनियल सरकार क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगी, तो बाकी धर्म यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। फिर आप देखोगे कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे मुस्लिम सेक्ट्स और सेमिनरीज यहाँ पे अपीयर होंगे, जिनके अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम उलामास मुस्लिम टीचिंग को प्रोपोगेट कर रहे हैं, अलग अलग जो मुस्लिम लीडर्स हैं और रिफॉर्मर्स हैं, वो उन टीचिंग्स को अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मुस्लिम जो फिलॉसफी थी उसके भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे निकल रहे हैं। अक्सर कर उर्दू प्रिंट छपते थे और एक मुस्लिम फिलॉसफी को या हिंदू फिलॉसफी को अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट किया जाता था, और जब अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट किया जाता था, इनके अपने अलग अलग मतलब निकलते थे। कभी कभी पब्लिक में एक दूसरे के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता में डिबेट भी होती थी कि हाँ भाई आपका पॉइंट सही या इनका पॉइंट सही। यहाँ पे फतवा नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो फतवा क्या होता है? तो मुस्लिम लॉ के अंदर एक लीगल प्रोनाउंसमेंट, हालांकि इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक लीगल प्रोनाउंसमेंट है इस्लामिक लॉ का, जो कि नॉर्मली लीगल स्कॉलर ऑफ द मुस्लिम लॉ देता है। तो अभी की डेट में भी अगर किसी मुस्लिम पर्सन ने अगर रिलीजियस टीचिंग्स के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो उसके खिलाफ फतवा इशू हो जाता है। ओके, तो बेसिकली फतवा इशू का मतलब एक प्रकार की वार्निंग हो गई इस्लामिक लीगल लॉ के अंदर। ओके, और कहीं ना कहीं ये फतवे इसलिए भी इशू की जाती हैं बताने के लिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर रिलीजियस फील्ड में इस चीज़ का ये मतलब है। ओके, फिर अगर आप बात करो हिंदूज के अंदर भी भाई कहीं ना कहीं रिलीजियस टेक्स्ट की रीडिंग को इनकरेज किया गया, और ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में इनकरेज हुई। क्योंकि प्रिंटिंग जब होनी शुरू हुई तो भाई एक भाषा को दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। तो जो पहला प्रिंटेड एडिशन छपा रामचरितमानस का, तुलसीदास का, वो 16th सेंचुरी टेक्स्ट था, कलकत्ता में आया 1810 में। तो टेक्स्ट तो 16th सेंचुरी का है, बट पब्लिश कब हुआ? कलकत्ता में 1810 में। फिर आप देखोगे कि रामचरितमानस के यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में बिकना शुरू हो जाएंगे। 1880s में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे ने, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश किया। और कहीं ना कहीं इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो पब्लिश्ड कंटेंट था ये पोर्टेबल था, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले आया जा सकता था, लोगों को पढ़ के सुनाया जा सकता था। तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट जो कि बहुत लिमिटेड थे अपनी रीच में पहले, वो कहीं ना कहीं लोगों के पास सीधे सीधे अवेलेबल होने लगे इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट कॉपी। और अगर लोगों को पढ़ना नहीं आता तो आसपास किसी पढ़े लिखे आदमी से उसके बारे में वो सुन सकते थे। तो लोगों के अंदर रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशंस, डिबेट, बहुत सारी अलग अलग कंट्रोवर्सीज के ऊपर पब्लिक में बातचीत करना, ये यहाँ पे कॉमन हो गया। और प्रिंट के चलते यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं वो अपने अपने कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस दे रहे थे, और इन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को अलग अलग मीडियम्स के थ्रू आपस में डिस्कस किया जाता था, जिसमें एक बहुत बड़ा मीडियम था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में साथ साथ न्यूज़ भी दी जाती थी कि भाई देश के भागों में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो बेसिकली कृष्णादि त्रिम्बक राणाडे की बात की गई है। ये पूना के रेजिडेंट थे। इनका मन था कि एक न्यूज़पेपर को मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाए ताकि लोकल इंटरेस्ट, आसपास की जगहों की खबरों के बारे में, लोगों के बारे में बताया जा सके। तो इस न्यूज़पेपर में फ्री डिस्कशन होगा जनरल यूटिलिटी के ऊपर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, एंटीक्विटीज, स्टैटिस्टिक्स, क्यूरोसिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द डेक्कन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे छापा जाएगा। तो आप समझ सकते हो बेसिकली यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के बहुत वेराइड यूज़ निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग न्यूज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, कुछ लोग रिलीजियस टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, कुछ लोग रिलीजियस टीचिंग्स को अलग अलग प्रकार से इन्फर करना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर्स में छप रहा था, जो भी पब्लिकेशंस में छप रहा था, वो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर अलग अलग प्रकार से अपना इफेक्ट डाल रहा था।
आगे बात करते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। ओके, ये जो प्रिंटिंग थी, इट क्रिएटेड एन एपिटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। जब प्रिंटिंग होने लगी और एक प्रकार का रिटन कंटेंट लोगों के पास पहुंचने लगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्सिटी चाहिए। तो आपको मोमोज चाहिए, तो मोमोज केवल स्टीम्ड मोमो नहीं चाहिए। कुछ लोग सेजवान मोमोज खाते हैं, कुछ लोग फ्राइड मोमोज खाते हैं, मोमो में भी अलग अलग फिलिंग करके टाइप्स ले आए। तो एक प्रकार की राइटिंग एक टाइम के बाद लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो लोग चाहेंगे कि इस राइटिंग में कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो। ओके, अपने अपने लेवल पे लोग इनोवेशन यहाँ पे करने लगेंगे। ओके, तो लोग धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को राइटिंग में उतारने लगेंगे, और वो अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने आएगा। जैसे एक टेक्निक थी नॉवल की टेक्निक। ये नॉवल की एक टेक्निक है। लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड फॉर्म्स में नॉवल, स्टोरीज, एसेस, बहुत अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। तो नॉवल फॉर्म डेवलप तो यूरोप में हुआ था, दुनिया भर में फैला, इंडिया में भी फैला। तो इंडियन स्टाइल्स को, इंडियन फॉर्म्स को इसने अडॉप्ट किया। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को, अलग अलग दुनिया के एक्सपीरियंस को लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग प्रकार से लेके आना, जहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ की, ह्यूमन लाइफ्स के अलग अलग फैसेट्स के बारे में पता चले। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नॉवेल्स के सामने आने लगी। और अलग अलग प्रकार के लिटरेरी फॉर्म्स यहाँ पे इवॉल्व हो रहे थे, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में, सोशल लेटर्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में। और इनका एम्फेसिस ह्यूमन लाइफ्स था, इंटीमेट फीलिंग्स थी, कहीं ना कहीं सोशल रूल्स के बारे में बातचीत करना, सोसाइटी के बारे में बातचीत करना, अपना व्यू पॉइंट देना, दूसरे के व्यू पॉइंट्स को एसेस करना। ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली यहाँ पे हो रही थी। फिर आप देखोगे कि 19th सेंचुरी के एंड तक एक विजुअल कल्चर आने लगा। प्रिंटिंग प्रेसेस में विजुअल इमेजेस छपने लगी। प्रिंटिंग प्रेसेस के थ्रू इमेजेस की बहुत सारी अलग अलग कॉपीज बदलने लगी। और यहाँ पे कुछ पेंटर्स बहुत फेमस हुए, जैसे कि राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, अभिनेन्द्रनाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा के बारे में ये बोला गया कि कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेजेस छापते हैं जो कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करती हैं। अभिनेन्द्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो कुछ इस प्रकार की इमेजेस छापते थे जो कि कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा के आइडिया को अपोज करती थी। खैर, वो एक अलग बात है। राजा रवि वर्मा ने यहाँ पे इमेजेस को प्रोड्यूस किया मास सर्कुलेशन के लिए। ओके, आप देखोगे पहले जो वुड इनग्रेवर्स थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में आपको बताया था। लेटर प्रेसेस में वुड ब्लॉक्स का मेजर रोल था। अब जो प्रिंट शॉप्स खुल रही थी, उन प्रिंट शॉप्स में जो पुराने वुड इनग्रेवर्स थे, जो कि कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में अपना रोल प्ले करते थे, ये बड़ी बड़ी प्रिंट शॉप्स में जाके काम करने लगे। और प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सस्ती हो रही थी, तो आराम से सस्ते प्रिंट्स और सस्ते कैलेंडर्स बाजार में अवेलेबल थे। इन सस्ते कैलेंडर्स को एक गरीब आदमी भी खरीद के अपने घर में लगा सकता था। धीरे धीरे सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, हर चीज़ पेंटिंग्स के रास्ते लोगों तक पहुंचने लगा। 1870s तक आते आते अलग अलग प्रकार के कैरिकेचर्स, कार्टून्स, ये भी जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में छपने लगे, जो कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को दर्शाते थे। कुछ कैरिकेचर्स ने कहीं ना कहीं इंडियंस के फैसिनेशन को दिखाया, जैसे कि कुछ इंडियंस जो कि अंग्रेजी राज को सपोर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न टेस्ट और वेस्टर्न प्रकार के कपड़े को अडॉप्ट करने की बात करते थे। तो उन इंडियंस का मजाक भी उड़ाया जाता था इन पेंटिंग्स के थ्रू। कुछ लोग कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना को मानते थे, तो जो अंग्रेज करते थे, अंग्रेजों के ऊपर रिडिक्यूल किया जाता था इन इमेजेस के थ्रू। तो इमेजेस के थ्रू अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी को अलग अलग प्रकार से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजा ऋतुध्वज प्रिंसेस मदलसा को डीमंस की कैप्टिविटी से छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप एक बार के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रिंसेस लजता है, यहाँ पे एक राजा है, और ये इनको कहीं ना कहीं रेस्क्यू कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप इस पर्टिकुलर फोटो को देखेंगे, फोटो आपको काफी अच्छी लगेगी। ये अभी भी, दिस फोटो इज अपीलिंग, काफी लाइवली फोटो लग रही है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कपड़ों के कलर्स को प्रोफ्यूज किया गया है। और ये इस प्रकार के सस्ते प्रिंट भी बिकते थे। जो ओरिजिनल पेंटिंग बनाई थी राजा रवि वर्मा ने, ऑब्वियस सी बात है वो ओरिजिनल प्रिंटिंग महंगी होगी, बस उस प्रिंटिंग की बहुत सारी कॉपीज सस्ते सस्ते में मार्केट में बिका करती थी। तो सोचिए उस समय पे इस पेंटिंग की विजुअल अपील क्या रही होगी, जब कोई इंटरनेट नहीं, न्यूज़पेपर भी पुराने दकियानूसी ख्यालों से चलता था। इस तरीके की पेंटिंग्स उस समय पे घरों की दीवारों पे लगाई जाती होंगी एज अ पोस्टर। जैसे आज की डेट में नहीं, इंटरनल डेकोरेशन के लोग बहुत प्रकार की चीज़ें प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की पेंटिंग्स उस समय पे प्रयोग होती होंगी। फिर बात करते हैं वुमेन एंड प्रिंट। इस समय पे जो वुमेन की लाइफ और वुमेन्स की फीलिंग को भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से दिखाया जा रहा था। मिडिल क्लास होम्स में वुमेन से रिलेटेड पब्लिकेशंस पहुंच चुके थे। वुमेन इन पब्लिकेशंस को पढ़ के कहीं ना कहीं आगे सीखना पढ़ना चाहती थी। कुछ वुमेन्स यहाँ पे आप कह सकते हो
लकी थी जिनके हस्बैंड्स और जिनके फादर्स लिमिटेड थे, लिबरल थे। लिबरल कहने का मतलब कि इनके हस्बैंड्स, इनके फादर्स ने अपने घर की वुमेन को परमिशन दी कि आप बाहर जाइए, स्कूल कॉलेजेस में पढ़िए, ठीक है ना, कुछ अच्छा काम करिए। अनफॉर्चुनेटली सारे वुमेन्स को इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे जर्नल्स में वुमेन से रिलेटेड इशू के बारे में बातचीत करी जाने लगी, एक कॉल दी जाने लगी सोसाइटी को कि हाँ भाई वुमेन को भी पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। ओके, आप कह सकते हो ये सब चीज़ें शुरू हुई, मतलब वुमेन सेंट्रिक इश्यूज को भी कहीं ना कहीं उठाया जाने लगा। लेकिन कुछ ऐसे कंजर्वेटिव हिंदूज थे और कुछ ऐसे मुस्लिम्स थे जो कि ये समझते थे कि अगर ज़्यादा पढ़ लिख गई लड़की तो कहीं ना कहीं वो विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, इसका पति मर जाएगा। मुस्लिम्स को लगा कि अगर वुमेन ज़्यादा पढ़ गई तो उर्दू रोमांसेस में पड़ जाएंगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएंगी। और कभी कभी कुछ ऐसी वुमेन्स थी जो कि कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर उठ के सोशल स्टैंडिंग को डिफाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। इनको बोला गया रेबल वुमेन। तो यहाँ पे एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की एक गर्ल थी जिसने कहीं ना कहीं चुपके से उर्दू में पढ़ना और लिखना सीखा, तो उसको रेबल बोला गया, क्योंकि पढ़ना लिखना तो मना किया गया था। तो इसकी फैमिली चाहती थी कि ये सिर्फ अरेबिक कुरान को पढ़े और समझे, लेकिन वो अपनी ही भाषा में चीज़ें लिखना चाहती थी। ईस्ट बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में राज सुंदरी देवी करके एक यंग मैरिड गर्ल थी, ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में रहती थी, लेकिन अपने किचन से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और बाद में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीबान, जो कि 1876 में छपी। ओके, ये आप कह सकते हो पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी है जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुई है राज सुंदरी देवी जी की। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब बातें ये बताती हैं कि घरों में रहने वाली लेडीज, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो या किसी और धर्म की हो, उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके सारी एडवर्स कंडीशंस के बावजूद भी चीज़ों को सीखा और लिमिटेड तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई किया। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स की यहाँ पे अलग अलग प्रकार से बात की जा रही थी। नॉवेल्स में बहुत हद तक एक औरत की ज़िंदगी को, एक औरत की इमोशंस को दर्शाया जाता था। एक औरत या फिर एक लेडी नॉवेल्स के थ्रू दूसरी लेडीज़ की लाइफ में क्या चल रहा था इसको समझने की कोशिश कर रही थी। 1860s में अगर आप देखोगे तो कुछ बंगाली वुमेन थी, जैसे कि एक थी कैलाश बाशनी देवी। इन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी जिसमें वुमेन के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था। बताया क्या है, कैसे वुमेन को घर में दबा के रखा जाता है, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, उससे घर में ज़बरदस्ती डोमेस्टिक काम करवाए जाते हैं, दूसरों के रिस्पेक्ट में गलत प्रकार से उसको ट्रीट किया जाता है। 1880s में आज की डेट में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने पैशनेट अंगर से लिखा, गुस्से से लिखा उन हिंदू वुमेन्स की गलत कंडीशंस को देखते हुए जो कि हाई कास्ट घरों को बिलोंग करती थी और उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं दी गई थी। ओके, एक वुमेन ने एक तमिल नॉवल में एक्सप्रेस किया कि भाई वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे सोशल रेगुलेशंस थे, उनका जो घर था बहुत स्मॉल था, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप अपने घर में केवल अपने पति, अपने बच्चों और उनके घर वालों को देखो। अगर आप उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर की बात करो तो ये थोड़ा पहले जल्दी डेवलप हुआ है। हिंदी प्रिंटिंग को डेवलप होने में थोड़ा समय लगा है। तो उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर हिंदी प्रिंट कल्चर से पहले आया है। हिंदी प्रिंट कल्चर 1870 से डेवलप होना शुरू हुआ। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी सी फोटो बनाई गई है, इंडियन चारीवारी, ठीक है ना भाई। इंडियन चारीवारी एक जर्नल था कैरीकेचर का। कैरीकेचर का मतलब क्या हो गया, आज की डेट में हिंदू में एडिटोरियल्स में आप देखो तो कुछ बड़े अच्छे से कार्टून टाइप्स के चलते हैं, कैरीकेचर टाइप के बनते हैं, जहाँ पे कभी कभी पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाया जाता है। अभी इस फोटो में आपको एक ब्रिटिश ऑफिशियल बीच में बैठा हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटिश ऑफिशियल को पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में दिखाया जा रहा है। उसके बगल में यहाँ पे उसका एक डॉग बैठा है और उसके साथ साथ यहाँ पे डॉग जैसी पोजीशंस में इंडियंस बैठे हुए हैं। मतलब इस प्रकार से क्या दिखाया जा रहा है कि मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल को एक बड़ी सुपीरियर पोजीशन में दिखाया जा रहा है और उसके अगल बगल जो इंडियंस बैठे हैं उनको उतनी ही इन्फीरियर पोजीशन में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो इनको अथॉरिटेटिव तरीके से, इंपीरियल तरीके से बता रहा है कि भाई तुम सबमिसिव रहो। ये पंच की एक कॉपी है ब्रिटिश जर्नल ऑफ कार्टून्स एंड सैटायर्स। उस समय पे भी ब्रिटिश जर्नल ऑफ कार्टून्स एंड सैटायर्स छपते थे जो कि इनके न्यूज़पेपर में छपते थे, जहाँ पे इंडिया को दकियानूसी तरीके से, सोशली बैकवर्ड तरीके से, अनपढ़ तरीके से दिखाया जाता था। एक वाइट मैन बर्डन की तरह दिखाया जाता था कि हम आए हैं तुमको यहाँ पे बचाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में कुछ बताया गया। 1926 में एक बेगम रुकैया सखावत हुसैन थी। ये एक नोटेड एजुकेशनिस्ट थी, लिटरेरी फिगर थी। कहीं ना कहीं इन्होंने उस समय पे आदमियों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया
कि भाई तुम मेन अपने आप को मुस्लिम बोलते हो और मुस्लिम होने के बावजूद एक वुमेन की एजुकेशन को रोकते हो धर्म के नाम पे, ये तुम बिल्कुल गलत करते हो। बंगाल वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए देखिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन क्या बोल रही हैं। द अपोनेंट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन से दैट वुमेन विल बिकम अनरूली फाई, दे कॉल themselves Muslims and yet go against the basic tenets of Islam which gives women an equal right to education। मतलब इनका ये कहना है कि बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम ये बोलता है कि वुमेन्स को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, और तुम ये बोल रहे हो कि हम पढ़ लिख गए तो बेकार हो जाएंगे, अनरूली हो जाएंगे, तो तुम तो रियल मुस्लिम हो ही नहीं। फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 20वीं सेंचुरी तक आते आते ऐसे बहुत से जर्नल्स लिखे गए जो कि डायरेक्टली वुमेन के द्वारा लिखे जा रहे थे, या कहीं ना कहीं वुमेन की सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिखे जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, ऐसे भी बहुत से जर्नल्स और प्रिंट कल्चर छप रहा था जो कि कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन की एजुकेशन को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरफ पे ऐसे जर्नल्स थे जो कि कहीं ना कहीं वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करते थे। वीडोहुड के समय पे जो वुमेन्स को प्रताड़ित किया जाता था, उनको प्रमोशन परेशान किया जाता था, उसके अगेंस्ट बात करते थे। विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे, नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करते थे। कुछ लोग ये बताते थे कि कैसे वुमेन की हालत को सुधारा जा सकता है। कुछ ऐसे भी नॉवेल्स और पब्लिकेशंस छपते थे, छोटी छोटी किताबें टाइप की, जिनको वुमेन्स ले जाके अपने घर में पढ़ के अपना एंटरटेनमेंट करती थी। आप यहाँ पे देखोगे पंजाब में भी एक फोक लिटरेचर डेवलप हुआ, ओके, जिसको अर्ली 20वीं सेंचुरी में पब्लिश किया गया। राम चड्ढा ने यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार पब्लिश किया जो कि ये बताता था वुमेन्स को कि आप कैसे ओबीडियंट वाइफ्स बनोगे। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी कुछ सस्ती बुकलेट्स पब्लिश करवाई जो कि वुमेन्स को बताती थी कि कैसे आप ओबीडियंट वाइफ्स बनोगे। कुछ ऐसे भी आप कह सकते हो हाउस होल्ड लेसन्स और फैशन लेसन्स वाले पब्लिकेशंस वुमेन के लिए पब्लिश हुए। फिर बहुत सारी ऐसी भी किताबें पब्लिश हुई जहाँ पे वो डायलॉग्स बताए गए थे कि भाई वुमेन्स की क्वालिटी क्या है। तो मतलब वुमेन के एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी हालात को सुधारने के लिए, उनके अगेंस्ट, उनके एम्पावरमेंट, उनके एजुकेशन के अगेंस्ट हर प्रकार के यहाँ पे लिटरेचर मौजूद थे। आप कौन सा लिटरेचर पढ़ोगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस समय पे आपकी सोच कैसी थी। दकियानूसी सोच होगी तो कहीं ना कहीं आप वुमेन के अगेंस्ट की बात करोगे। प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा राजा राम मोहन रॉय जैसा, तो फेवर में बात करोगे। बंगाल में सेंट्रल कलकत्ता में एक इलाका था बटाला नाम का, जहाँ पे पॉपुलर बुक्स छपा करती थी। तो यहाँ पे रिलीजियस ट्रैक्ट्स और स्क्रिप्चर्स के कुछ सस्ते एडिशन, जहाँ पे ऑब्सीन और स्कैंडलस बातें थी, तो इस प्रकार की भी किताबें बिका करती थी उस समय पे, ठीक है ना। बटाला की पब्लिकेशंस को घर घर में जाके वुमेन को पढ़ने के लिए बांटा जाता था। तो सबके लिए हर प्रकार की यहाँ पे किताबें छप रही थी। यहाँ पे वुमेन की पढ़ाई के अगेंस्ट की किताबों की बात की जाए तो घोर कली नाम की एक प्रिंट है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रखा है कि एक पढ़ी लिखी लेडी अपने पति के सर पे इस प्रकार से बैठी हुई कि वो पति एक पट्टे को, कुत्ते के गले में पट्टा डाला गया, अपनी माँ के गले में वो पट्टा डाल के घूम रहा है। क्यों? चूंकि उसके सर पे उसकी वाइफ चढ़ के बैठी हुई। तो वुमेन एम्पावरमेंट को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता था, ये पढ़ लिख गई तो घर में सब बवाल कर देंगे, इस प्रकार के फोटो से ये सब चीजें दिखाई जाती थी। फिर एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक आदमी बैठा है वीणा बजा रहा है और एक लेडी बैठी है हुक्का पी रही है। अब इस पर्टिकुलर फोटो को अगर आप इस फोटो से कंपेयर करो तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पर्सन है, इंग्लिश पर्सन है, ये शैंपेन पी रहा है और ये लेडी वायलिन बजा रही है। तो एक यूरोपियन कपल को यहाँ किस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि भाई जो मैन है वो शैंपेन पी रहा है और जो लेडी है वो वायलिन बजा रही है। लेकिन इंडिया में जो वुमेन पढ़ लिख जाएंगी वो क्या करेंगी? क्या दिखाया गया प्रिंट कल्चर से कि वुमेन हुक्का पिएगी और मैन वायलिन बजाएगा। मतलब कि जो ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे। इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो उस प्रकार से इस समय पे वुमेन एम्पावरमेंट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की गई। फिर बात करते हैं प्रिंट एंड द पुअर पीपल। देखिए बहुत छोटी छोटी सस्ती किताबें भी मार्केट्स में बिकती थी 19वीं सेंचुरी की मद्रास में, क्रॉस रोड्स पे, और अलग अलग गरीब लोग उनके लिए भी उनके लिमिटेड मीन्स में किताब खरीदने के लिए एलिजिबल थी। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की गई थी ताकि लोग वहाँ से उधार से जाके किताबें पढ़ सकें। इन लाइब्रेरीज को ज़्यादातर केसेस में सिटीज़ और टाउन्स में पब्लिश किया गया था। कुछ प्रॉस्परस विलेजेस में भी इस प्रकार की लाइब्रेरी सेटअप की गई थी। रिच लोकल पैटर्न्स के लिए लाइब्रेरी सेटअप करना बड़ी बात होती थी। तो किसी गांव में कोई जो मुखिया टाइप का होता था, अगर उसको अपनी बादशाह शाबत करनी है तो कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी बना देता था गांव में। तो कहीं ना कहीं सोशल प्रेस्टीज पाने का तरीका लाइब्रेरी भी थी। लेट 19वीं सेंचुरी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज भी प्रिंट
प्रिंटेड ट्रैक्ट्स में आने लगे। ज्योतिबा फीले जी जो कि मराठा पायनियर थे लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के, इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखा गुलामगिरी में, जो कि 1871 में पब्लिश हुआ है। अगर आप ज्योतिबा फूले जी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम मेरे नाम से सर्च मारिए। रीजन भी कि बहुत पहले मैंने ज्योतिबा फूले जी के ऊपर एक बायोग्राफी बनाई है जहाँ पे उनका और उनकी वाइफ का मैंने रोल बताया है कि कैसे महाराष्ट्र में लो कास्ट एजुकेशन और वुमेन्स एजुकेशन के लिए उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। फिर 20वीं सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र में और E.V. रामास्वामी नायकर ने मद्रास में, जिनको कभी कभी पेरियार भी बोला जाता है, इन्होंने कास्ट के मैटर पे बहुत पावरफुली लिखा और इनकी लिखी गई चीज़ों को पूरे देश में लोगों ने पढ़ा। फिर आप देखोगे कि कुछ लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए, पॉपुलर जर्नल्स और ट्रैक्ट्स छपे जो कि कहीं ना कहीं एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात करते थे, एक जस्ट फ्यूचर की बात करते थे। मतलब इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सो क्लास डिप्रेस्ड क्लासेस थी जिनको हमेशा से दबाया गया था, इनको कहीं ना कहीं एक वॉइस दी जा रही थी आगे आने की। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ जी का, 1868 से 1938 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, मॉडर्न असमीज लिटरेचर में इन्वॉल्व थे। इनकी एक पब्लिकेशन है बुरही आयर साधु, जिसको ग्रैंड मा टेल्स भी कहा जाता है। इनका वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल वर्क्स है। इन्होंने एक पॉपुलर सॉन्ग भी लिखा है जिसको बोला जाता है आसाम ओ मोर अपुनर देश, मतलब ओ माई बिलव्ड लैंड। आगे बात की जाए तो भाई यहाँ पे एक और तबका था जिसके व्यू पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं नोट किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। देखिए एक चीज़ होती है कि वर्कर्स की फैक्ट्री में क्या हालात हैं उसके बारे में कोई दूसरा पर्सन लिख रहा है, एक वर्कर खुद लिख रहा है। अभी जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे वो इतना ज़्यादा ओवर वर्क थे और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे कि उन्होंने खुद से अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, बट एक्सेप्शंस हर जगह मिलते हैं। तो एक काशी बाबा करके कानपुर के मिल वर्कर थे, उन्होंने पब्लिश किया छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, जिससे उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाया, किस प्रकार से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था फैक्ट्री में काम करते हुए, इसको दर्शाया। फिर एक और कानपुर के मिल वर्कर थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम पे लिखा है 1935 से लेकर 1955 के बीच में। इनका जो कलेक्शन है इसको सच्ची कविताएं बोला गया। फिर 1930s तक आते आते बेंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, इन्होंने लाइब्रेरी सेटअप की अपने आप को एजुकेट करने के लिए। बॉम्बे वर्कर्स को फॉलो करते हुए बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरीज एजुकेट की ताकि वो खुद को पढ़ा लिखा सकें, इस काबिल बना सकें कि वो खुद की ऑटोबायोग्राफीज लिखें। और यहाँ पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी सामने आए जो कि इन मिल वर्कर्स के हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मिल वर्कर इतना ज़्यादा काम करते थे, इतना थक जाते थे कि रात में आके शराब पी के सो जाते थे। तो ये जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की आदत पड़ गई थी इन मिल वर्कर्स के अंदर, इसके अगेंस्ट इनको बोलना, इनके ड्रिंकिंग की आदत छुड़वाना, इनके बीच में लिटरेसी लेके आना और आगे आने वाले समय में नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर लेके आना, इनको एक कॉज के साथ जोड़ना, ये सब चीज़ें भी करी गई हैं। फिर बात करते हैं प्रिंट और सेंसरशिप की। 1798 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेंसरशिप पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बाद में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सेंसरशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहले क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसी प्रिंटेड मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी जो कि इंडिया में इंग्लिश में नहीं छाप रहे थे। हालांकि वो छाप वो रहे थे जो कि कंपनी के मिसरूल के अगेंस्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंगाल गजट का पब्लिकेशन किया जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, और उसने कंपनी के ऑफिसर्स और मिसरूल के अगेंस्ट बात करनी शुरू कर दी। तो वो कंपनी के ऑफिसर्स जिनके अगेंस्ट ही बात की जा रही थी इंग्लिशमैन के द्वारा, क्योंकि शुरुआती जो प्रेस खोली गई है वो इंडियंस के द्वारा नहीं, अंग्रेजों और यूरोपियंस के द्वारा ही खोली गई। तो वो यूरोपियंस, वो इंग्लिशमैन जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अगेंस्ट ही लिख रहे थे, सबसे पहले तो उनके खिलाफ हुआ यहाँ पे सेंसरशिप। बाद में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं, अच्छा एक और बात बता दूं, वो जो इंग्लिशमैन आके यहाँ पे कंपनी ऑफिसर्स के अगेंस्ट लिख रहे थे वो देश के लोगों के भले के लिए नहीं लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसीज को ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जाकर क्रिटिसाइज कर सके। और उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ना इंडिया में ट्रेड की, वहां पे इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस एजेंडा को इस्तेमाल किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग के थ्रू शुरुआती दौर के दौरान जो कंपनी का मिस रूल था इसको पॉइंट आउट किया कुछ इंग्लिशमैन ने, इसलिए नहीं पॉइंट आउट किया क्योंकि देश के लोग परेशान थे, इसलिए पॉइंट आउट किया ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली को तोड़ा जा सके। बहुत सारे प्रिंटर्स को तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दुश्मन थे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के, वो बेचते थे इंडिया में कि भाई जाओ और जाके इनकी मोनोपोली को तोड़वाने की कोशिश करो। फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सैंडर्स करके एक एडिटर थे स्टेट्समैन के, 1877 में स्टेट्समैन बना था।
सरकार के सामने, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, इसके सामने अक्सर कर ये परेशानी होती थी। और कभी कभी जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो कि आप देखोगे 1858 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही थी, तो ब्रिटेन की सरकार को अपने द्वारा चलाए गए पेपर्स में काम करने के लिए कभी कभी अच्छे अच्छे एडिटर्स नहीं मिलते थे, तो किसी दूसरे न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन के पास जाके वो अप्रोच करते थे। तो सैंडर्स नाम का एक एडिटर था, जिसको सब अप्रोच किया गया, तो इसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मेरी लॉस ऑफ फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि एक जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने व्यू पॉइंट को छाप सके। कभी की सरकार के पब्लिकेशन के लिए काम करोगे तो जो सरकार बोलेगा वही छापोगे। तो ऐसे केसेस में ऐसा बोला गया कि सैंडर्स को काफ़ी अच्छे पैसे ऑफर किए गए, बट इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। आगे बात की जाए तो 1820 तक आते आते कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट थी, इसने ऐसे बहुत से रेगुलेशंस को पास किया जो कि प्रेस फ्रीडम को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे कंपनी ने उन न्यूज़पेपर्स के पब्लिकेशन को इनकरेज किया जो कि ब्रिटिश रूल के सपोर्ट में बात करते थे। ओके, आप देखोगे 1835 में बहुत सारे इंग्लिश और वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स के हेड ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई ये जो प्रेस के ऊपर आपने इतनी एक्स्ट्रा लगाम लगा रखी है, इसको थोड़ा छोड़ो। गवर्नर जनरल बेंटिक ने बोला कि ठीक है, प्रेस लॉस को थोड़ा हम लोग रिलैक्स करेंगे। थॉमस मैकॉले, जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर थे, इन्होंने नई रूल्स बनाए और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रेस को फ्रीडम दी कि हाँ भाई आप चाहो तो चीज़ें छाप सकते हो। 1857 के बाद कहीं ना कहीं प्रेस के ऊपर फिर से कंट्रोल आएगा। नेटिव प्रेस को यहाँ पे अंग्रेज दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स थे ना, ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेशनलिस्ट प्रोपोगेंडा फैला रहे थे और ये बात कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया। बताइए कौन से गवर्नर जनरल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था और कौन से गवर्नर जनरल ने 1882 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ कि भाई सीधी सीधी बात है, उसके आगे भी जो भी वर्नैकुलर न्यूज़पेपर अंग्रेजी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा, उसको पहले तो वार्निंग दी जाएगी, और अगर तुमने वार्निंग नहीं मानी तो तुम्हारी मशीनरी कन्फिस्केट कर दी जाएगी, तुम्हारी प्रेस को सीज कर लिया जाएगा, तुम्हारा पूरा धंधा ही हम बंद कर देंगे। लेकिन इन रिप्रेसिव मेजर्स के बाद भी देश में नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स का नंबर घटा नहीं, ये बढ़ता ही चला गया। कॉलोनियल मिसरूल के अगेंस्ट लोग लिखते ही चले गए, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाने लगा। नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ने गलत तरीकों का प्रयोग किया, हालांकि कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत मुश्किल था। 1907 में जब कुछ पंजाब रेवोल्यूशनरीज को रिपोर्ट किया गया तो उसके अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक साहब ने केसरी में लिखा, जिसके चलते इनको 1908 में पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इसके खिलाफ भी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे। मतलब बहुत शुरू से अंग्रेजों ने ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेस की फ्रीडम को दबाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके बावजूद भी हमारी प्रेस आगे बढ़ चढ़ के नेशनलिस्ट प्रोपोगेंडा को फैला रही थी। उसके बाद अगर आप बात करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर 22 न्यूज़पेपर्स को सिक्योरिटी फर्निश करवाई गई और बोला गया गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें शट डाउन कर देंगे। इसमें से 18 न्यूज़पेपर्स को तो शट होना पड़ा। सेडिशन कमेटी रिपोर्ट आई ना, रोलेट एक्ट 1990 में, जिसने बोला कि भाई न्यूज़पेपर्स के ऊपर और पेनल्टीज लगा दो अगर वो वॉर से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे भी इस प्रकार से न्यूज़पेपर्स को दबाया गया है। गांधी जी ने 1922 में बोला कि 3 प्रकार की फ्रीडम बहुत जरूरी है, स्पीच की फ्रीडम, एसोसिएशन की फ्रीडम और प्रेस की फ्रीडम, और कहीं ना कहीं इन तीनों फ्रीडम को दबाने की कोशिश कर रही है ब्रिटेन की सरकार। तो प्रेस की फ्रीडम को सीधे सीधे इंपॉर्टेंट बताया यहाँ पे गांधी जी ने। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना दोस्तों। अभी 40 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, तो एक थैंक यू का मैसेज आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।